हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q2 FY26 के कॉन कॉल को एनालाइज करेंगे। इनका क्या ग्रोथ रहा, क्या है कंपनी की गाइडलाइन है, क्या कमेंट्री कंपनी ने पास की है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के AUM से। तो जो कंपनी का AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो हुआ है। अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें तो लगभग कंपनी ने 32% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना डिस्बर्समेंट है वो ग्रो किया है। अब आप में से कई लोग बता सकते हैं कमेंट में कि AUM और डिसबर्समेंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए, अदरवाइज वेरी सून वी आर क्रिएटिंग ए कोर्स ऑन इट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर, तो उसमें भी आपके सारे फाइनेंशियल टर्म जितनी भी आपको प्रॉब्लम है उसके सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हमने और भी कंपनियों को एनालाइज किया है, जैसे कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस हो गई, इंडिया शेल्टर हो गई। उसके अलावा हम बात करें तो हमने एनालाइज किया था द कंपनी को नाम कॉल्ड होम फर्स्ट फाइनेंस। इन सबको हमने एनालाइज किया है, तो बजाज फाइनेंस को हम इस वीडियो में एनालाइज कर रहे हैं। और अगर हम इसके बात करें ROE की, तो कंपनी की ROE है अभी वो लो है, वो है 12.2% के आसपास। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्होंने फंड रेज किया था, जिसकी वजह से ओवरऑल आप जानते हैं कि अगर कोई भी जो कंपनी है अगर वो फंड रेज करती है तो उसकी वजह से उसकी जो ROE है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। तो जिसकी वजह से ROE इसकी 12.2% के आसपास इनकी रही है, और ये ड्यू टू फंड रेज की वजह से। और अगर हम बात करें इनकी लोकेशन, तो लगभग 176 लोकेशंस पर अभी कंपनी अवेलेबल है, विथ 220 ब्रांचेज है इनकी टोटल। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी होम लोन्स के अंदर होम लोन्स प्रोवाइड करती है। होम लोन्स के भी अंदर इनकी अलग अलग कैटेगरी है, उसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो लेप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। थर्ड जो कंपनी का सेगमेंट है वो है LRD यानी कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग इनका ये सेगमेंट है। उसके अलावा जो लास्ट सेगमेंट है इनका है वो डेवलपर फाइनेंस। हमने एक और NBFC को कवर किया था जिसके अंदर वो भी डेवलपर फाइनेंस, जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको फाइनेंस करने की करती है। तो वो कंपनी स्मॉल जो डेवलपर है उनको भी, मिड साइज जो डेवलपर होते हैं उनको फाइनेंस करती है। तो इस कंपनी का भी एक सेगमेंट है जो डेवलपर सेगमेंट है। अगर सेगमेंट वाइज हम डाइवर्सिफिकेशन करें तो इनका जो AUM है उसके अंदर 55% जो ग्रोथ आती है, मतलब 55% जो इनका AUM है वो होम लोन के अंदर है। और अगर हम लेप की बात करें तो लेप में 10% इनका वो जो पोर्टफोलियो है AUM है। उसके अलावा LRD यानी कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है, उसके अंदर इनका लगभग 21% है, जिसके अंदर लगभग थोड़ी सी मतलब स्लाइट फ्लैटिश टाइप में रहा है इस बार। और अगर हम डेवलपर फाइनेंस की बात करें तो वो लगभग रहा है यहाँ पर 12% के आसपास, जिसके अंदर थोड़ी सी गिरावट है अगर पूरे डाइवर्सिफिकेशन की या इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो। अब ग्रोथ वाइज बात करें तो अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग ग्रोथ आई है। जैसे कि अगर हम होम लोन की बात करें तो वहाँ पे लगभग 19% की ग्रोथ है, लेप के अंदर इनकी 29% की ग्रोथ है, LRD के अंदर इनकी ग्रोथ है 35%। और कंपनी का ये मानना है कि यहाँ पर इनको मीडियम लो रिस्क के अंदर मीडियम लेवल की आराम से ग्रोथ मिल सकती है। और डेवलपर फाइनेंस के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो लगभग है 25% के आसपास। अब अगर हम बात करें तो इनका BT है, BT इन यानी कि जो दूसरे प्लेयर्स मतलब कोई भी कस्टमर है उसको अगर कहीं दूसरी जगह से फाइनेंस मिल रहा है तो उनको छोड़ के इनके पास जो आ रहा है वो 15% है, जो कि एक डिसेंट है। बट BT आउट यानी कि इनको छोड़ के अगर दूसरे के पास जा रहा है वो है लगभग 21 से लेकर 22% के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला पॉइंट है कंपनी के लिए एज मतलब इस समय के लिए। और अगर लास्ट ईयर BT आउट की बात करें तो वो था 15-16%। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका रीज़न कंपनी ने बताया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनके स्पेस में। और कई ऐसे जो मतलब PSUs है और जो लार्ज प्राइवेट बैंक है उनके रेट में ज़्यादा इनसे कॉम्पिटिटिव रेट होने की वजह से कस्टमर इनको छोड़कर उनके पास में जा स्विच हो रहा है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा सिर दर्द है। तो इनका BT आउट है वो लगभग बहुत ज़्यादा है, 21 से 22% के आसपास का। अगर हम मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी ने कहा है कि इनका जो मार्जिन है वो 4% के आसपास रहने वाला है। और अपकमिंग जो ईयर्स है 1-2 सालों के अंदर इनका जो मार्जिन है वो स्टेबल 4% के आसपास रहने वाला है। उसका रीज़न इन्होंने बताया क्योंकि जो मार्केट के अंदर जिस सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे PSU बैंक्स है और लार्जेस्ट प्राइवेट जो प्राइवेट बैंक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो उनको कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग का बेनिफिट मिलता है। इनके पास उतना लेवरेज नहीं है उनके कंपेयर में, जिसकी वजह से वो इनको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे पाते हैं, मतलब रेट दे पाते हैं। जिसकी वजह से कस्टमर इनसे छोड़कर दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। तो ये इस इनके लिए काफ़ी नेगेटिव वाला पॉइंट है। अगर इनकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड में इनको लगभग थोड़ा-सा 10 बेसिस पॉइंट का इनको
नियर टर्म के अंदर बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा कंपनी ने कहा है। अगर हम बात करें तो कंपनी का भी फोकस है कि वो मीडियम रिस्क के अंदर मीडियम टाइप के रिटर्न पे बना है। और ये जो कंपनी है वो फोकस कर रही है नॉन प्रीमियम, सॉरी नॉन प्राइम, और जो हमारे ये है इसमें कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो पे अभी थोड़ा ज़्यादा कंपनी का फोकस है। अगर हम सेगमेंट को अच्छे से इन डेप्थ बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर इनके पास में दो तरह के डिविजन्स हैं। एक इनका नॉन प्राइम जो 14% के आसपास है, जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग का, और दूसरा है इनके पास में प्राइम हाउस लोन। उसका जो रेशो है वो लगभग 86% इनके पास वही है। और कंपनी क्या कर रही है, और जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो पोर्शन है, कंपनी ने अभी लगभग के 1.25 साल 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और ये ट्रायल टेस्टिंग मॉडल था इनके कंपनी के लिए। और ये इसने अच्छा बिजनेस किया है और अच्छी इनको ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है, और इस सेगमेंट में इनको आगे और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कंपनी इस पे क्या करना चाह रही है कि कंपनी इसको जल्दी से जल्दी अब स्केल अप करना चाह रही है। और कंपनी का टारगेट है कि वो आने वाले मतलब अपकमिंग ईयर्स के अंदर इनको यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस इनको ज़्यादा लगते हैं, तो कंपनी इस पे फोकस कर रही है। और भी एनबीएफसीज को हमने कवर किया है, तो वहाँ पे कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो उनको उनके सेगमेंट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इनफॉर्मल जो एक सैलरीड क्लास जो लोग हैं उनके पास में, उनकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि उनके जो कस्टमर हैं उसमें सूरत और जो चेन्नई और तिरुपुर से जो बिलोंग करते हैं उनकी ऑलमोस्ट जॉब चली गई है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनके बिजनेसेस के अंदर। अगर हम आगे बात करें इसके लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पोर्टफोलियो की, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन मिल रहा है। बट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बाद में भी इनको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है लार्ज बैंक से, मतलब जो पीएसयू और लार्ज प्राइवेट बैंक है उनसे। तो कंपनी का कहना है कि फिर भी कंपटीशन होने के बाद में भी ये जो हिस्सा है, यानी कि ये जो सेगमेंट है, ये काफ़ी नीश है और यहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी के पास में एडवांटेज है कि कंपनी उन ऐसे कस्टमर के साथ में पहले भी डील कर रही थी और आगे भी डील कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी को लगता है कि हम बेटर प्ले कर सकते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर जो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है ये वाला, और स्टेबल रिटर्न है विथ लो ओपेक्स कॉस्ट, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में ये स्टेबल बिजनेस है, तो कंपनी का कहना है कि हम इस सेगमेंट पे भी फोकस करेंगे। और कंपनी इस वाले सेगमेंट को कंटिन्यू बेसिस पे क्या बोलते हैं एक्सपेंड करनी है, स्केल अप करने की इसको कोशिश करी है। और क्योंकि लो रिस्क और मीडियम टाइप का इनको रिटर्न मिलता है इस सेगमेंट से, तो कंपनी इन सब चीज़ों पर अभी फोकस कर रही है। और किसी एनालिस्ट ने पूछा था कि कंपनी की जो फीस इनकम है उसके अंदर इंक्रीमेंट होने का क्या रीज़न है। तो कंपनी ने बताया था कि उसका इंक्रीमेंट होने का रीज़न है क्योंकि इनको हाई इंश्योरेंस इनकम इनको गेन हुई है उसकी वजह से। और दूसरा जो बीटी आउट होता है, यानी कि एक इनका जो कस्टमर है इनको छोड़ के जब दूसरे के पास जा रहा है, तो स्विचिंग कॉस्ट भी का भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। और इनके पास आ रहा है तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है, स्विच इन और स्विच आउट दोनों ही केसेस में इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकी फी इनकम में। तो बेसिकली ये थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कॉन कॉल। कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कंपनी ने दी नहीं है, और कंपनी ने पूरी कमेंट्री के अंदर अपने चैलेंजेस के बारे में बात करी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।